हेलो गाइस। आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रस्तावना है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ठीक है। भारतीय लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक गणराज्य है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान में विश्वास, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प। देखो, भारतीय लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है कि संविधान सभा में के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। जो भी प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, ये सब चुनाव के आधार पर नहीं चुने गए थे एट स्टार्ट। बट जब भी ये प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी, यानी कि 1949, उपरोक्त संविधान सभा में जो वर्ड यूज किया गया है कि हम भारत के लोग शब्दावली का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया है तथा इसका निर्माण कब किया गया था? 1949 में। ठीक है। जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, लेकिन ये पूरे इंडिया के चुनाव नहीं हुए थे, बस कुछ लोगों के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रस्तावना में सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छा शामिल होती थी कि संविधान आधार इसकी सत्ता, इसकी प्रभुसत्ता लोगों से प्राप्त करनी चाहिए। देखो, सेकंड पॉइंट है, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। जब हमारी कंट्री के ऊपर ब्रिटिश राज्य था तो हमें दूसरे दर्जे का लोग माना जाता था। इसीलिए जब हम 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया तो उसे क्या माना गया? एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य बनाने की पूरी कोशिश की गई और प्रस्तावना में भी इसे संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया, जो आंतरिक और बाह्य नियंत्रण से मुक्त था। यद्यपि कुछ आलोचकों का विचार है कि भारत द्वारा राष्ट्र मंडल की सदस्यता स्वीकार करना अथवा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना एक प्रभु सत्ता का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। भारत ने गुट निरपेक्ष स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि इंग्लैंड अथवा पाश्चात्य शक्तियों में दबाव नहीं है। जो हमारी प्रस्तावना है ये कैसे अमेरिका की क्या है, बिल्कुल डिटो कॉपी है। उसमें कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं कि जो चेंज किए गए हैं, वरना बिल्कुल कॉपी है हमारे जो प्रस्तावना है दूसरे देश की। नंबर थर्ड पॉइंट है, भारत एक समाजवादी राज्य है। इंडिया इज ए सोशल स्टेट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आरंभ से ही नहीं था। आरंभ से समाजवादी शब्द नहीं था। हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे कल बताया था कि 1942वें संशोधन के थ्रू 1976 में क्या ये प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष राज्य शामिल किए गए थे प्रस्तावना में। ठीक है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवाद की विचारधारा अनेक तत्वों का समावेश किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी ने बैंकों एवं कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करके समाजवाद के मार्ग को प्रशस्त किया है। ठीक है। व्यक्तिगत समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। 1990 के पश्चात भारत सोवियत संघ के पतन के साथ समाजवाद के मार्ग से पीछे हटना ही उचित समझा। वैश्वीकरण के नाम पर समाजवादी सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी गई, लेकिन जो समाजवाद के शब्द एवं सिद्धांत क्रमशः आज भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वही है 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किया गया था। यह आरंभ से नहीं था। धर्मनिरपेक्ष को लागू करने के उद्देश्य से तीसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के लोग कोई भी धर्म उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग
हमारी प्रस्तावना के अंदर किया गया है। ठीक है, स्मिथ का कथन क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय प्रजातंत्र के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के आधारभूत और अविच्छेद तत्वों के रूप में कायम रहता है और गिर सकता है। धर्म संदर्भ में निरपेक्ष को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय यदि धर्म राज्य से नहीं तो विरोधी राज्य भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या है कि जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो जनप्रतिनिधि कानून के द्वारा लोकतंत्र को क्रियान्वित स्वरूप प्रदान किया गया था। लोकतंत्र भारतीय संविधान के उन मौलिक मूल्यों में से एक है जिन्हें प्राप्त किया गया था, लेकिन शब्द को न केवल प्रस्तावना में स्थान दिया गया, लेकिन जो हमारे संविधान की अनेक व्यवस्थाएं हैं उनका आधार भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता से लोकतंत्र का क्या हुआ उपयोग किया गया उसमें भी। ठीक है, इसके लिए चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया, लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तीसरे अध्याय में लोगों को धारा 19 के अधीन राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। भारत में 13 आम चुनाव हो चुके हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र का सच्चा चरित्र स्पष्ट होता है। नंबर 6 है भारत एक गणराज्य। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत एक गणतंत्रात्मक देश घोषित हुआ है। संविधान, इसका प्रमुख अभिप्राय क्या है कि संवैधानिक प्रमुख लोग द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मेडिसिन का कथन क्या है कि गणतंत्रता एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियां स्रोत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जनता का महान समूह हो, जिसकी शक्तियां प्रयोग उन लोगों के द्वारा की गई हो जो एक सुनिश्चित पद के लिए जनता की प्रशंसा और अपने सद्व्यवहार के लिए रहते हैं। जैसे क्या हो गया, सीएम हो गया, पीएम हो गया, एमएलए और कोई भी अदर जो मिनिस्टर हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं जो जनता इनका चुनाव करती है। ठीक है, लास्ट में है न्याय। भारत के अंदर तीन प्रकार से न्याय को सुनिश्चित किया गया है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। देखो सामाजिक क्या होता है, जो एक समाज में न्याय प्रदान करता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि छुआछूत को समाप्त किया, इसे दंडनीय अपराध घोषित करना, कानून को शासन, भेदभाव की समाप्ति, अवसरों की समानता आदि प्रावधान सामाजिक न्याय में स्थापित किए गए हैं। आर्थिक के क्या हो गए कि इसमें धन का केंद्रीयकरण को रोकना, आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान, रोजगार तथा काम का अधिकार प्रदान करना जैसे कार्य शामिल हैं। राजनीतिक क्या हो गए कि राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए जहां स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित बनाने के लिए संसद, विधानमंडल तथा स्थानीय निकायों में उनके स्थान को आरक्षित किया गया है। देखो भीमराव अंबेडकर का कथन क्या है कि राजनीतिक प्रजातंत्र आप में पर्याप्त नहीं है जब तक कि इसका आधार सामाजिक प्रजातंत्र न हो। सामाजिक प्रजातंत्र का अभिप्राय क्या है कि इसका अभिप्राय जीवन का एक ऐसा तरीका है जो चीजों को मान्यता देता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये तीनों अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए, एक ही रूप में देखना चाहिए। इनका जो त्रिकोण है ये एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक को पृथक करने का अभिप्राय दूसरे को समाप्त करना है। ठीक है, जो प्रजातंत्र के उद्देश्य को नष्ट करता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही समानता को स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता। देखो स्वतंत्रता क्या होती है कि हमें किसी भी चीज को करने की, किसी भी चीज को पाने की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य स्थापित किया गया है, जो 19 से 12 की धारा में और 25 से 28 के अंतर्गत नागरिकों के अनेक
व्यक्तिगत राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है। समानता, इक्वलिटी, ये कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है, कैसे भी तरीके की जॉब कर सकता है, किसी भी तरीके की कुछ भी कोई भी काम कर सकता है। भारतीय संविधान की समानता के आदर्श को स्वीकार किया गया है। समानता की स्थापना इसलिए भी की गई है कि स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोका जा सके। सामाजिक एवं न्याय की सद्भावना का प्रयास किया गया है। संविधान 3 अध्याय में प्रथम मौलिक अधिकार में समानता को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। सभी को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। भेदभाव को समाप्त किया गया है। अवसरों की स्थापना की गई है। नंबर 10 है भ्रातृत्व। भारत को एक सूत्र में बांधने के से प्रस्तावना में भ्रातृत्व की शब्दावली भी शामिल की गई है। ये भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है कि भाईचारे की भावना रखना। ये प्रस्तावना में शामिल किया गया है कि हमें अपने धर्म को, अपनी जाति को भूलकर एक भ्रातृत्व की भावना को अपने अंदर विकसित करके रखना है। भ्रातृत्व की भावना को बल प्रदान करने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था के बावजूद इकहारी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 11 पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान में विकास। बिलीव इन द ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय को भारतीय होने का गौरव की भावना रखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था, यह संविधान भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता की भावना प्रदान करता है। यह प्रत्येक भारतीय को सम्मान प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत गरिमा को महत्व देता है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प। अंत में संविधान की प्रस्तावना के द्वारा यह वचनबद्ध दोहराई गई है कि संविधान भारत की ऐसी सांस्कृतिक एकता प्रदान करेगा जिससे कि कोई भी अपने आप को अलग न समझे। इसे प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। 18 भाषाओं को संविधान मान्यता प्रदान की गई है और भारतीयों में ऐसी भावना का संचार करना जिसे कि वे राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अलग पहनावा है, अलग उन भाषा है, उन सबको एकजुट करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संकल्प प्रस्तावना में लिया गया है। ठीक है। जो 18 भाषाएं हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। ठीक है। और किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बताना। इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। सभी जो भी राज्य हैं उनकी जैसी भी भाषा है वो उनकी भाषा है, लेकिन जो ऑफिशियल भाषा है वो हिंदी है। पर इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। ये प्रस्तावना के 12 पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ में आए हो, और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।